सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 6 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू की खुली धमकी, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने नहीं देंगे। यह ऐलान नहीं, ऐलानी जंग है। क्या वेनेजुएला के बाद ईरान बनेगा अगला टारगेट? इसराइली और वेस्टर्न मीडिया ने नैरेटिव किया तेज। सीरिया में अहमद अल शरा के मारे जाने या जख्मी होने की खबरें वायरल। महल पर हमले के दावे पर हुकूमत ने दिया जवाब। आखिर क्या है सच? फिर मैदान में उतरा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। मिस्र से गजा के लिए जमीनी मदद ले जाने की इजाजत मांगी। गजा में हथियार बंद झड़पें, हमास और आर्म्ड गैंग्स आमने सामने। ड्रोन और बारूदी हमलों की खबर। तुर्की के सदर एर्दोगान ने गाड़ा खूंटा, कहा गजा में लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन मिशन में तुर्की का शामिल होना बेहद जरूरी। इसराइल कर रहा मुखालफत। और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो की अमेरिका की अदालत में कैदियों की तरह हुई पेशी। मादुरो बोले, मैं मासूम हूं, मैं अभी भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइंस। जितनी थी उससे ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ईरान को लेकर अब नेतन्याहू ने खुली धमकी दे दी है। तेल अवीव से सीधा मैसेज आया है कि ईरान को ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा खड़े करने दिया जाएगा और ना ही बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री रिबिल्ड करने की इजाजत होगी। यानी अब नेतन्याहू इजाजत देगा कि ईरान क्या बनाए और क्या ना बनाए। यानी ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा तो नेतन्याहू के मुताबिक ये ईरान पर हमला करने की जायज वजह होगी। अब दोस्तों सोचिए, ईरान तो हर रोज मिसाइलें बना रहा है। उसने कहा हम रुकेंगे नहीं और रुके भी नहीं। यानी ये ईरान पर किसी भी लम्हे हमला करने की खुली धमकी है जो नेतन्याहू ने दी है। ईरान रुक नहीं रहा और वो कह रहा है कि ईरान को रुकना पड़ेगा। याद रखना होगा कि 2 दिन पहले ही नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मिलकर लौटा है। आखिर क्या गारंटी लेकर आया और क्या प्लान बना कर आया है? ये धमकी इतनी सीरियस है कि रातों रात दुनिया भर के अखबारों ने इसे हेडलाइन बना लिया। इसीलिए मैंने इसे पहली खबर रखा। नेतन्याहू ने मंडे की शाम या रात इसराइली पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा कि ईरान की मिसाइलों के मुद्दे पर इसराइल और अमेरिका पूरी तरह एक लाइन पर खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी पोजीशन में कोई नरमी नहीं है। यानी ईरान को मिसाइलें बनाने नहीं दी जाएंगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो मामला पीछे छोड़ दिया, अब बड़ा बहाना बनाया है। नेतन्याहू ने दावा किया कि जून 2025 में हुई 12 दिन की जंग के दौरान जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों को टारगेट किया गया, उसके बाद अब दोबारा किसी भी तरह की रिकवरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसका कहना है कि इसराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव करने यानी दोबारा जिंदा करने की इजाजत नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे? इसराइल और अमेरिका। इसराइल इजाजत नहीं देगा ईरान को। वो कहता है कि मिसाइल इंडस्ट्री पर पूरी तरह ब्रेक लगाएंगे हम। नेतन्याहू ने धमकाते हुए कहा कि ईरान के लिए रेड लाइन तय है जिसके तहत जीरो एनरिचमेंट कैपेबिलिटी, सारा एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर ले जाना और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सख्त और लगातार मॉनिटरिंग रखना शामिल है। ये वो इंसान कह रहा है जो अपने न्यूक्लियर अड्डों पर आज तक मॉनिटरिंग नहीं करवाता, इंस्पेक्शन नहीं करवाता। नेतन्याहू के मुताबिक यही साझा स्टैंड है जिस पर अमेरिका और इसराइल दोनों टिके हुए हैं। दोस्तों एक बात कहनी है, सुन लीजिए। अब कुछ भी हो सकता है क्योंकि मामला बेहद सीरियस है। ईरान से वो रोके जाने को कहा जा रहा है जो ईरान रोक नहीं सकता, जो उसकी ताकत है यानी मिसाइलें। कुछ भी हो सकता है। अगली खबर सुन लीजिए। नेतन्याहू की बातों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। वो तरह तरह की बातें करता है, लेकिन इस बार ईरान को लेकर उसने पुतिन के जरिए जो लाइन भेजी उस पर गौर करना जरूरी है। यह खबर मैंने हेडलाइन में नहीं रखी। जी, पुतिन को पैगाम भेजा है नेतन्याहू ने। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जरिए तेहरान तक यह कहलवाया है कि फिलहाल इसराइल किसी एस्केलेशन के मूड में नहीं है, कोई लड़ाई नहीं भड़काना चाहता और ईरान पर अटैक करने का भी कोई प्लान नहीं है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में नेतन्याहू और पुतिन के बीच कई बार फोन पर बात हुई और उसी चैनल से यह मैसेज पास किया गया रूस को, रूस से ईरान को। तेल अवीव को यह डर सता रहा है कि कहीं ईरान ये मानकर कि इसराइली अटैक तय है पहले ही स्ट्राइक ना कर दे। यानी गलत कैलकुलेशन से हालात जंग में ना बदले। अब असली सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू सच में ईरान पर अटैक का इरादा छोड़ रहा है या फिर पुतिन के रास्ते मीठी बातें बोलकर ईरान को ढीला करना चाहता है ताकि बाद में अपनी चाल चल सके। बयान सॉफ्ट है लेकिन नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड शक की गुंजाइश छोड़ता है। और पिछली खबर, क्या हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की इजाजत नहीं देंगे? 2 तरह की खबरें हैं। एक तरफ हमला नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बनती नहीं देख पाएंगे।
एक तरफ सीधी बात हमले की और दूसरी तरफ रूस के जरिए कहा जा रहा है कि नहीं हम कोई हमला नहीं करना चाह रहे। चक्कर क्या है? और जबकि पहली खबर नेतन्याहू पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह कह रहा है, उस खबर का इंपैक्ट ज्यादा है, उस खबर के मायने गहरे हैं। अब तीसरी खबर, इस्राएली मीडिया के अपने ही दावे अब बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे मादुरो और खामेनेई में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अब इस्राएली और वेस्टर्न रिपोर्ट्स में ईरान को अगला टारगेट दिखाने की कोशिश तेज हो गई है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ रही है कि वेनेजुएला के बाद कहीं अमेरिका और इस्राएल की नजर सीधे ईरान पर न टिक जाए। एक ईरानी अफसर के हवाले से कहा गया कि तेहरान में यह डर गहराता जा रहा है कि ट्रंप या इस्राएल ईरान के खिलाफ वैसी ही मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं जैसी जून में की गई थी। उसी रिपोर्ट के एक दूसरे अफसर का कहना है कि मतलब एक दूसरे सोर्स का कहना है कि वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ये अफसर या सोर्स ईरानी बताए जा रहे हैं जो इस्राएली मीडिया को बता रहे हैं कि हमारे अंदर डर फैला हुआ है। अच्छा, उसका दूसरे सोर्स का कहना है कि वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद हुकूमत के अंदर ये चर्चा आम हो गई है कि ईरान कहीं ट्रंप की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का अगला शिकार न बन जाए। मतलब साफ है, इस्राएली मीडिया अब ऐसा माहौल बना रहा है जैसे वेनेजुएला और ईरान एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। आज मदुरो, कल खामेनेई, ये वाली लाइन खींचने की कोशिश हो रही है। डर दिखाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका ने चाहा तो वेनेजुएला जैसा सीन ईरान में भी दोहराया जा सकता है। सवाल बस इतना है, ये सिर्फ मीडिया वॉर है या किसी बड़े तूफान की जमीन तैयार की जा रही है? ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है धुर्रे छुड़ा देंगे, आके देख लो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, फोर्स हाई अलर्ट पर है। इंटरनली खबर यह है कि मिसाइलें तैनात की गई हैं बहुत सारे इलाकों में, बॉर्डर पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। खबर यह भी है कि सीरिया और इराक के अमरीकी अड्डों के अंदर हलचल देखी गई है। एक स्पेशल रिपोर्ट इसके बाद है, वो देखिएगा जाकर अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें। एक खबर वायरल हो रही है कि अहमद अल-शरा मारे गए हैं या जानलेवा हमले में जख्मी हो गए हैं। तो आप इस दावे की असलियत भी जान लीजिए, क्योंकि कल रात कई हमारे प्यारे व्यूअर्स ने जो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि अहमद अल-शरा को लेकर ऐसी खबर आपका क्या कहना है। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन खबर सुन लीजिए। सीरिया से आई इस खबर पर दमिश्क ने सीधे इनकार ठोक दिया है। सीरियन हुकूमत का कहना है कि प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा को लेकर किसी भी तरह का सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं हुआ, ना कोई हमला हुआ, ना कोई टारगेटिंग। लेकिन इसी बीच दिलचस्प पॉइंट, इसी बीच दो सोर्सेज ने यह बताया एएफपी को कि पिछले हफ्ते दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस में फायरिंग की आवाजें सुनी गई थी, राष्ट्रपति के महल में, और 30 दिसंबर के बाद से अहमद अल-शरा पब्लिक में दिखाई भी नहीं दिए हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर अफवाहें और तेज हो गईं। हालांकि सीरिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने साफ लफ्जों में कहा कि प्रेसिडेंट या किसी भी सीनियर ऑफिशियल को टारगेट करने वाली खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। दमिश्क की तरफ से लाइन क्लियर है, कोई हमला नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट के महल के अंदर क्या हुआ, इस पर सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि अगर अहमद अल-शरा 30 दिसंबर को किसी भी हमले में घायल जख्मी नहीं हुए तो उन्हें सामने आकर, भले ही किसी प्रोग्राम में कुछ भी ना कहना चाहिए था, बस आ जाते तो लोगों को यकीन हो जाता। तो अहमद अल-शरा हैं कहां? हुकूमत तो कह रही है सही सलामत हैं, तो सामने कब आ रहे हैं? अब खबरें गजा से। गजा को लेकर एक बार फिर इंटरनेशनल दबाव की आवाजें उठी हैं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला फिर से एक्टिव हो गया है। उसने मिस्र से सीधी अपील की है कि ज़मीनी रास्ते से उनको इंसानी मदद के काफिले गजा तक ले जाने देने की इजाज़त दी जाए। ये मांग ऐसे वक्त आई है जब इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशंस पर इंसानी मदद करने वाली तंजीमों पर पाबंदियां और सख्त कर दी हैं। गजा तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है और हालात गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। नया साल गजा में नई दुश्वारियां लाया है। कड़ाके की सर्दी के बीच गजा में खाने का सामान, दवाइयाँ, शेल्टर मटेरियल और बेसिक ज़रूरत की चीज़ें खतरनाक हद तक कम हो चुकी हैं। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला यानी जीएसएफ का कहना है कि इसराइल की लगातार पाबंदियां और स्ट्राइक्स सीधे आम सिविलियंस की तकलीफ़ें बढ़ा रही हैं।
बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस घेराबंदी की कीमत चुका रहा है। जीएसएफ यानी ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने मिस्र की हुकूमत को भेजी गई फॉर्मल रिक्वेस्ट में कहा है कि हमारी मदद के सामानों का एक ज़मीनी काफिला लीबिया मिस्र बॉर्डर के जरिए मिस्र में दाखिल करवाइए, फिर मिस्र से होते हुए उसे रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गजा तक जाने दिया जाए। ये वही रफा क्रॉसिंग है दोस्तों जिसे पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर अरेंजमेंट के तहत खुलना था, लेकिन आज भी इसराइल ने इसे मदद के लिए बंद कर रखा है। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ये लोग वो हैं जो समंदर में कश्तियां लेकर जंग के दौरान गजा की मदद का एक काफिला लेकर निकले थे, जिन्हें पहुंचने नहीं दिया गया, जिन्हें इसराइली फौज ने रोक लिया। खैर, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रोविजनल ऑर्डर्स का हवाला देते हुए कहा कि यह काफिला कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, कोई सियासी ड्रामेबाजी पैतरेबाजी नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने की कोशिश है। इस मदद के मिशन का मकसद गजा तक खाना, दवाइयां, कंबल और जरूरी सामान पहुंचाना है, और वो भी बिना देरी के। जीएसएफ का कहना है कि जमीन पर जो इमरजेंसी है उसका जवाब अभी चाहिए, बाद में नहीं। दोस्तों, ये अपील ऐसे वक्त आई है जब सुमुद फ्लोटिला पहले ही अपने स्प्रिंग फ्लोटिला मिशन का ऐलान कर चुका है, जिसमें दुनिया भर से 3000 से ज्यादा इंसानी मददगार शामिल होने वाले हैं। मकसद साफ है, गजा की घेराबंदी को चैलेंज देना और तबाही के बाद तामीरे नौ में एक साथ खड़े होना। अगली खबर, गजा के अंदर हालात अचानक और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। गजा सिटी के अल-तुफ़ा इलाके में हमास के फाइटर्स और इसराइल की हिमायत हासिल हथियारबंद गैंग आमने सामने भिड़ गए। ये झड़प गजा की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल मानी जा रही है। ग्राउंड सोर्सेज के मुताबिक रामी हलस की अगुवाई वाला गैंग, जो खुद को पॉपुलर डिफेंस फोर्सेस कहता है, अल सनाफूर जंक्शन की तरफ बढ़ा। मैं इलाके बता दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाए कि येलो लाइन की कितने पास है। यह अल सनाफूर जंक्शन की तरफ बढ़ा, जो सीज फायर के तहत तय येलो लाइन के बेहद पास है। जैसे ही हथियारबंद लोग रेजिडेंशियल इलाकों में, रिहायशी इलाकों में घुसे, हमास और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स ने फायर खोल दिया। करीब 20 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। इसके बाद गैंग को पीछे हटकर भागना पड़ा। इसी दौरान ऊपर इसराइली ड्रोन मंडराते रहे। उन्होंने उस वक्त तक कुछ नहीं किया क्योंकि अपनी हिमायत वाले लोग मारे जा सकते थे, ये कहा जा रहा है। झड़प थमते ही ड्रोन ने बम गिराए और फिर इसराइल की बारूदी गाड़ियों से आसपास के घरों को उड़ा दिया गया, जहां हमास और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स के फाइटर्स छुपे हुए थे। ये खबर इतनी ही थी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान ने गजा को लेकर साफ लाइन खींच दी है, बल्कि यूं कहें कि खूंटा गाड़ दिया है कि हम तो गजा जाएंगे और जाना बहुत जरूरी है। एर्दोगान का कहना है कि गजा में स्टेबलाइजेशन मिशन तब तक भरोसेमंद नहीं हो सकता जब तक उसमें तुर्की शामिल ना हो, तुर्की के फौजी शामिल ना हो। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के बिना कोई भी मैकेनिज्म फिलिस्तीनी आवाम का भरोसा हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर गजा में लॉन्ग टर्म अमन, एक लंबे मुद्दत के लिए अमन शांति के लिए कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो तुर्की पूरी तरह तैयार है। मतलब साफ है, गजा के फ्यूचर प्लान में तुर्की खुद को साइड रोल में नहीं बल्कि सेंटर स्टेज पर देखना चाहता है, जबकि इसराइल उसे साइडलाइन करना चाहता है। वो चाहता ही नहीं नेतन्याहू कि एर्दोगान या उनकी फौज गजा में आए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने, क्योंकि तुर्की से थोड़ी खिसकती है इसराइल की। बढ़ते हैं आगे। इसराइल और मोरक्को के बीच मिलिट्री तालमेल और गहरा हो गया है। दोनों ममालिक ने 2026 के लिए जॉइंट मिलिट्री वर्क प्लान पर साइन कर दिए हैं। यह फैसला जॉइंट मिलिट्री कमेटी की तीसरी बैठक में हुआ, इसराइल की कमेटी, और इसे अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत रिश्ते नॉर्मल होने के 5 साल पूरे होने से जोड़कर देखा जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक बातचीत की अगुवाई उसकी प्लानिंग डायरेक्टरेट और तेवेल डिवीजन ने की। इस दौरान प्रोफेशनल लेवल की मीटिंग्स हुई। साथ ही मोरक्कन डेलीगेशन को आईडीएफ यूनिट्स, डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री सेटअप का दौरा भी करवाया गया। मैसेज साफ है, इसराइल और मोरक्को अब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि मिलिट्री फ्रंट पर भी एक ही लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं, मानता भी हूं कि इसराइल ने सिर्फ सतही चीज़ें दिखाई होंगी, अंदर गहराई वाली खतरनाक चीज़ें तो मोरक्को के डेलीगेशन को नहीं दिखाई गई होंगी। सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान में एक बार फिर हमला किया। मंडे को इसराइली फौज ने साउथ और ईस्ट लेबनान पर स्ट्राइक्स की। लेबनानी स्टेट मीडिया के मुताबिक हमलों से पहले इसराइली फौज ने
4 गांवों में घर खाली करने की वार्निंग दी थी। दावा किया गया कि वहां हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास दोनों लोगों के ठिकाने हैं। ये इस साल पहली बार है जब इस्राएली फौज ने लेबनान के लिए ऐसी इवैक्यूएशन वार्निंग जारी की। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर होने के बावजूद लेबनान में हमले जारी हैं। जमीन पर तस्वीर साफ है, सीज फायर सिर्फ कागज पर है, लेकिन आसमान से बम अब भी गिर रहे हैं। अब बात मिडिल ईस्ट शो में वेनेजुएला की, लैटिन अमेरिका की। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने खुद को वॉर प्रिजनर यानी जंगी कैदी कहा और पहली बार अमेरिका की अदालत में सामने आकर यह साफ किया कि वो ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें वेनेजुएला की दारुल हुकूमत काराकस में उनके घर से पकड़ लिया गया था। मादुरो ने कहा कि अमेरिका का किसी भी विदेशी हेड ऑफ स्टेट को पकड़ने का कोई पॉलिटिकल या लीगल हक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया अमेरिका की पपौती हो। मंडे को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो ने नार्को टेररिज्म और 4 क्रिमिनल केसों में बेगुनाह होने की अपील की। उनके ऊपर लगे इल्जामों में कोकीन इंपोर्टेशन, मशीन गन्स और डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस का केस भी शामिल है। 63 साल के हैं मादुरो। उन्होंने इंटरप्रेटर के जरिए कहा, मैं मासूम हूँ, बेगुनाह हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और अभी भी अपने मुल्क का प्रेसिडेंट हूँ। उनकी बीवी सिस्लिया फ्लोरेस ने भी बेगुनाह होने की अपील की। दोनों के केस की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय हुई है, यानी 17 मार्च तक तो वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन वेनेजुएला में कोई कमाल हो गया। वहां सिर्फ मादुरो की पार्टी नहीं बल्कि उनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने वाला अपोजिशन भी सड़क पर उतर आया और दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर मादुरो की रिहाई की अपील की। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये वेनेजुएला की सड़कों का है। और दूसरी बात ये कि वेनेजुएला की सड़कों पर हज़ारों हजार की तादाद में लोग उतर आए। ये वेनेजुएला की दारुल हुकूमत काराकस की सड़कें हैं और ये तमाम वफादार लोग हैं मादुरो के। और उन्होंने कहा कि मादुरो, द पीपल आर विद यू, हम आपके साथ हैं, आवाम आपके साथ है। यहाँ अमेरिका और ट्रंप थोड़े हारते हुए दिख रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशियां मना रहे हैं बल्कि ज़्यादातर लोग मादुरो के हक में आकर खड़े हो गए हैं। और ऐसी सूरत में किसी दूसरे मुल्क का किसी और मुल्क में हुकूमत चलाना आसान नहीं हो पाता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।